भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब नारे हमारे देश में आजकल हम सब लोग लगाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद की बातें अब हमारे देश में बहुत होती हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों की, कुछ संगठनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में हमेशा बनी रही है। ऐसी एक महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं के बीच, विशेष करके विद्यार्थियों के बीच अगर किसी ने निभाने का काम किया है तो एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है। ज्ञान, सील और एकता के मंत्र के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने युवाओं के बीच, विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रवाद को प्रसारित करने का, राष्ट्रवाद के बीज को बोने का एक महत्वपूर्ण कार्य हमेशा से करते आई है, दशकों से करते आई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, 9 जुलाई है। इसलिए सबसे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए सभी साथियों को, सभी वरिष्ठ लोगों को और इस देश के युवाओं को, सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहूँगा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर। दोस्तों, आज ही के दिन 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का औपचारिक पंजीयन हुआ था। ये इतिहास का एक तथ्य है। निश्चित रूप से 1948 से ही बलराज मधोक जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इसकी एक्टिविटीज चालू हो गई थी, लेकिन 1949 में 9 जुलाई की तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके पहले जो कन्वेंशन है वो अम्बाला में माना जाता है और ओम प्रकाश बहल जी फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। श्री केशवराम वर्मा जी फर्स्ट नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने थे। इस तरह की एक्टिविटी जो 1948-1949 के समय में चालू हुई थी, लेकिन 1958 में यशवंत राव केलकर जी ने महाराष्ट्र में, मुंबई क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वास्तविक अर्थों में एक सेव देने का काम किया और उन्हें, यशवंत राव केलकर जी को मेन आर्किटेक्ट, इस संगठन के मेन आर्किटेक्ट के रूप में माना जा सकता है। जहां तक मैं अपने एक्सपोजर की बात करूं, मैं अपने विद्यार्थी जीवन के एक्सपोजर की एक विशेष बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि दिल्ली में जब हम लोग आईएएस की तैयारी करते थे तो एक संस्था के संपर्क में मैं आया, उसका नाम है संकल्प। संकल्प आईएएस की तैयारी कराने वाली संस्था थी और इसमें सब्सिडाइज्ड वे में लोगों को रहने की सुविधा प्रदान की जाती थी। और इससे जो बहुत बड़ी बात है वह है कि साक्षात्कार, इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती थी। हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली गए हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का जब परिवेश होता था तो एक डर, एक भय कि हम कैसे आईएएस के इंटरव्यू को फेस करेंगे, कैसे लोग होते होंगे, कितने सीनियर लोग होते होंगे, कितने बड़े वरिष्ठ लोग होते होंगे, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग इंटरव्यू करते रहे होंगे। इस तरह का एक डर, इस तरह का एक भय उस समय मन में बना रहता था। लेकिन संकल्प में हम लोग जब जाते थे तो जैसे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कोई आ रहा है तो बीके शर्मा जी आते थे, जिनकी हम किताबें पढ़ा करते थे। अर्थव्यवस्था पढ़ाने के लिए, बताने के लिए भरत झुनझुनवाला जी जैसे अर्थशास्त्री आते थे, जिनकी किताबें बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। इसी तरह से बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस, चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, कई राज्यपाल, इस तरह के, इस स्तर के लोगों से एक्सपोजर कराया जाता था, जिसके कारण से हम जैसे लोग जो छोटे छोटे गांव से निकलकर आईएएस की तैयारी करते रहते थे, उनके मन से डर को खत्म हो जाता था और हमको भी एक कॉन्फिडेंस आता था, एक बड़ा एक्सपोजर हमको हो पाता था। इसलिए संकल्प की बड़ी भूमिका रही और इस संकल्प एक प्रकल्प के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही संयोजन से, उसके मार्गदर्शन से ही संचालित होता है। इस तरह का प्रकल्प संकल्प दिल्ली में चलता है, इसके माध्यम से मैं संपर्क में आया था। और आज मैं कहना चाहूंगा कि देश में ब्यूरोक्रेट निर्माण के लिए और न केवल अच्छे बड़े पदों पर, आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर ब्यूरोक्रेट निर्माण के लिए, बल्कि एक अच्छी सकारात्मक राष्ट्रीय सोच के साथ ब्यूरोक्रेट के निर्माण के लिए संकल्प जैसी संस्थाओं का बड़ा रोल आज भी है। और आज भी जब आईएएस का सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाता है
उसके बाद एक गुरु पूजन का कार्यक्रम हर वर्ष दिल्ली में होता है, और वहां पर आप जाएंगे तो उस साल 800,000 लोगों की आईएएस में सभी पदों को मिलाकर सिलेक्शन हुआ रहता है। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, रेलवे, सभी पदों को मिलाकर सिलेक्शन हुआ रहता है। लेकिन गुरु पूजन के कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको कम से कम 400, 500, 600 बच्चे अपने माता पिता के साथ वहां आपको मिल जाएंगे। इस कदर, इस स्तर का कार्य संकल्प के द्वारा हो रहा है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी भूमिका रही है। यह मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था इस संस्थान से। दोस्तों, देश में जब हम युवाओं की भूमिका की बात करते हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21वीं सदी में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया एक अलग ही मोड़ पर खड़ी हुई है, और भारत 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर, ग्लोबल पावर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पर न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ता है, और 21वीं सदी का में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, महाशक्ति, सुपर पावर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इसके बारे में हर तरह की स्टडीज हो रही हैं। हार्वर्ड में स्टडीज हो रही हैं, ऑक्सफोर्ड में स्टडीज हो रही हैं, हर तरफ हर जगह स्टडीज हो रही हैं, और ये देखने का, समझने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं युवा आबादी के संबंध में, जो कि न केवल भारत के लिए बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात मत करो भाई, तो आज पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं की आबादी किस तरह से भारत में है। भारत की 65% आबादी आज 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। भारत की 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। अब 65% आबादी भारत की 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। मैं औसत आयु की बात करूं तो आज भारत देश की औसत आयु लगभग 29 वर्ष है। जब हम यही देखते हैं जापान के संदर्भ में, तो जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु 46 वर्ष है, अमेरिका और चाइना की औसत आयु लगभग 42 वर्ष के आसपास है, जबकि भारत की औसत आयु मात्र 29 वर्ष है। और आज पूरी दुनिया में जो युवा आबादी है उसका 20% युवा आबादी भारत देश में रहता है। तो दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत 21वीं सदी में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, भारत राष्ट्र ऊपर उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा, ये पूरी तरह से अगर किसी को लेता है तो हमारी युवा आबादी पर निर्भर करता है, हमारे युवा मित्रों पर निर्भर करता है, हमारे युवा भाई बहनों पर निर्भर करता है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विद्यार्थियों के स्तर पर युवाओं की दृष्टि से काम करता है, उसकी इस देश में आज अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि युवा अगर अच्छी पढ़ाई करके, आईएम में पढ़ के, आईआईटी में पढ़ के, एम्स में पढ़ के, आईएएस बन के, आईपीएस बन के अगर एक अच्छी राष्ट्रपरक सोच अगर अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाता है, तो अगर एक भाव पैदा नहीं कर पाता है, तो उसके सक्षम होने का भी देश को, समाज को बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमें अपने युवाओं की क्षमता विस्तार तो करना ही है, साथ ही साथ युवाओं के बीच में राष्ट्रवादी भावना को, देश और समाज के प्रति समर्पण की भावना को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। नेशन फर्स्ट, ये जो भावना है हमारे युवाओं के मन में बैठना बहुत जरूरी है। देश को लेकर प्राइड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे जापान की हम बात करते हैं, हम सब लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में पहली बार मानवता के ऊपर, बड़े बड़े शहरों पर परमाणु बम का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। सब मानते थे कि जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जापान पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन जापान उठकर खड़ा हुआ और आज विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड नेशन के रूप में फिर भी दुनिया के सामने खड़ा है। इस तरह की भावना हम जब नेशन फर्स्ट की बात लेते हैं, एक प्राइड की फीलिंग लेते हैं, तभी हम ऐसे देश को एक गर्त से ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप जिस भी देश में जाएंगे, बहुत सारे राष्ट्र में इस तरह के बहुत तीक्ष्ण राष्ट्रवाद, जो गहरा राष्ट्रवाद है, जो देश और समाज के प्रति समर्पण की भावना है, वो हमको देखने को मिलती है। हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का समाज टुकड़ों में बटा। भारत का समाज राष्ट्र से कहीं कुछ वर्ग धीरे धीरे विचलित होकर के अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर ज्यादा संलग्न हो गए। समाज बट गया, समाज टूट गया।
उसी कारण से आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण करते गए और आक्रमण करने के बाद हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। हम सब पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने अपनाई और हमारे ही देश के कुछ राजाओं से, कुछ लोगों से मिल करके दूसरे लोगों को हराते चले गए और पूरे भारत जैसे विशाल राष्ट्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने वेल्थ का ड्रेन किया, धन का बहिर्गमन किया, इस राष्ट्र का शोषण किया। भारत पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। हम अमेरिका की बात करते हैं, हम ब्रिटेन की बात करते हैं कि ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। कितने दिनों तक शक्तिशाली राष्ट्र रहा? बड़ी मुश्किल से 200 सालों तक। अमेरिका की बात करते हैं, कितने दिनों तक सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र रहा? बड़ी मुश्किल से 50-100 सालों तक। रूस की बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से 50 सालों तक सुपर पावर रहा। चाइना की बात आज हम कर रहे हैं, वो भी कुछ ही दिनों के लिए हो सकता है। लेकिन भारत तो पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक 1500 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहा है। लेकिन गुलामी की जंजीरों में जब हम जकड़े तो इस राष्ट्र को बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया गया। इस राष्ट्र की कृषि व्यवस्था को, इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को जो सस्टेनेबल मॉडल पर थी, जो सस्टेनेबल मॉडल पर खड़ी थी, उसके निर्यात की चीजों को तोड़ दिया गया। इसे आयात आधारित अर्थव्यवस्था बना दिया गया और सारा वैल्यू क्रिएशन बाहर होता था। इसे कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत को इस्तेमाल किया जाते रहा और भारत लगातार नीचे की ओर, बैकवर्डनेस की ओर, पीछे की ओर, पिछड़ेपन की ओर जाता चला गया। तो दोस्तों, आज जब हम बात करते हैं कि भारत को हमको आगे ले जाना है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि देश अब आजाद है, हमारा लोकतंत्र है, हमारी सरकार है, हमारा संविधान है, हमारा लाल किला है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में केवल सरकार के मन में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के मन में राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण प्राप्त नहीं होता है। देश में और किसी भी कोने पर, किसी भी छोर पर खड़ी है, उसके मन में राष्ट्र और समाज के प्रति सबसे जरूरी काम होता है, तभी राष्ट्र बढ़ सकता है। इस तरह की युवाओं के बीच, विद्यार्थियों के बीच करने का काम है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रहा है। और ऐसे प्रयासों के लिए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देखते हैं कि कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ समस्या चल रही है तो उस पर आवाज उठा रही है। कि हम देखते हैं कि मिशन साहसी, जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम गर्ल्स के लिए होते हैं, वो कंडक्ट कर रही है, या मिशन आरोग्य कोरोना के समय में आयोजित कर रही है। इस तरह की जो चीजें हैं, ये बड़े इस तरह की चीजों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देखना, उसका मूल्यांकन करना बहुत छोटा दृष्टिकोण होगा। मैं मूल रूप से जो इतनी देर से बात कर रहा हूं कि एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव जगाना सब में जरूरी होता है। शिक्षा के माध्यम से, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के माध्यम से, जो भी हम मानव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपनी युवा आबादी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें क्षमता पैदा करते हैं, उस क्षमता के साथ राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण का भाव अगर पैदा नहीं होगा तो देश और समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए इस तरह की भावना का होना पूरे भारत देश के लिए और किसी भी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसी तरह का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही है। उसके इस प्रयासों को मैं नमन करना चाहूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वतंत्र भारत के इतिहास में, आजादी के बाद के भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रहा है। ऐसे कुछ घटनाओं का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। पहला मैं उल्लेख करना चाहूंगा 1970 के दशक के समय का। 1970 के दशक में आप सब लोग पता है कि इंदिरा जी में कहीं न कहीं तानाशाही की भावना इस देश के राष्ट्रपति के, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी के मन में पैदा हो गई थी और वो तानाशाही पर उतर रही थी और इस देश की व्यवस्थाएं, पूरी चीजें पूरी तरह से चौपट हो रही थी। मैं आप लोगों को डेटा के साथ बोलना चाहूंगा कि 1974 में भारत का इन्फ्लेशन, भारत की मुद्रास्फीति, महंगाई की दर 11% के आसपास थी। 1975 में भारत की महंगाई की दर 10% के आसपास थी और उस समय देश अन्न की दृष्टि से या गरीबी की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी स्थिति में था। लोगों को अन्न जैसी चीजें भी नहीं मिल पाती थी और उस समय के समाज को प्रतिबिंबित करता है 1974-75 के आसपास रोटी, कपड़ा और मकान फिल्म आई थी और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई रे, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई रे जैसा गाना था उसमें।
हमारे पुराने लोगों को याद होगा रोटी कपड़ा मकान मूवी में, फिल्म में किस तरह से बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई ने जैसे गाने बनते थे। 1974 में भारत की महंगाई की दर 10% के आसपास थी, 1975 में 11% के आसपास 1974 में थी, 1975 में 10% के आसपास थी। इस तरह का परिवेश था, चारों तरफ तानाशाही का माहौल था और पूरे समाज में एक अराजकता की स्थिति, एक अव्यवस्था की स्थिति, महंगाई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गए थे। और ऐसी स्थिति में हम जब आपातकाल के पहले के परिदृश्य की मैं बात कर रहा हूं, 1970 के दशक के शुरुआती समय की मैं बात कर रहा हूं, आपातकाल और जेपी आंदोलन के भूमिका की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जब भ्रष्टाचार, अराजकता, व्यवस्था जब फैलने लगी थी तो गुजरात का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। चिमन भाई पटेल की वहां पे सरकार थी, वहां पे मुख्यमंत्री थे, वहां पे इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि वहां पे युवाओं का नवनिर्माण आंदोलन खड़ा हुआ। और युवाओं का नवनिर्माण आंदोलन जो खड़ा हुआ उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो इस कदर नवनिर्माण आंदोलन वहां पे मजबूती के साथ उठा, एक ज्वार की तरह, एक लहर की तरह वहां पे उठा और उसके कारण इंदिरा जी को उस समय चिमन भाई पटेल को, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको उनके पद से हटाना पड़ा था। वहां पे 356 लगा के राज्य सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। बिहार में भी इसी तरह की स्थिति थी और गुजरात से प्रेरणा लेकर के बिहार में भी युवाओं ने इसी तरह का आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम किया और वहां पे नेतृत्व प्रदान करने का काम उसके बाद से जेपी ने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया, जो जीवन भर आजादी के पहले तक कांग्रेस की राजनीति करते रहे। आजादी के पहले कांग्रेस की राजनीति आजादी के लिए एक राजनीति थी, देश की आजादी के लिए एक लड़ाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी। इसे सभी विचारों के लोग उस समय कांग्रेस के बैनर पे काम करते थे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई को कमजोर ना किया जा सके। इसी तरह से जेपी जब काम करते थे और आजादी के बाद अब सब लोगों को पता है कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व को समाप्त किया जाए और एक सामाजिक सेवा के मंच के रूप में उसको स्थापित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से देश में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया गया, कांग्रेस का राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग किया गया। ऐसी परिस्थिति में मैं उदाहरण देना चाहूंगा जयप्रकाश नारायण जी का, जेपी का, जिनको उप प्रधानमंत्री का, देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं समाज सेवा करूंगा, मेरा जो मकसद था राजनीति का, आजादी का, अंग्रेजों को दूर भगाने को, पूरा हो चुका है। और जाकर के बिहार के अपने गांव में रहने लग गए। और 1970 के दशक में जब बिहार में युवाओं का आंदोलन उठा, जब लहर उठी, उस समय राम बहादुर राय जी, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे, वे वहां पर जाकर के संपर्क किए और जेपी को इस आंदोलन में आगे आने के लिए मनाया। और कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ इस देश के किसी ने आपातकाल के पूर्व के समय जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसका नेतृत्व किया तो जेपी ने किया। और उसी कांग्रेस ने जेपी जी पर लाठियां भी बरसाई और अंत में उन्हीं चोटों के वजह से उनकी मृत्यु भी हुई। ये इस देश का दुखद इतिहास है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिहार में भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। जेपी उसका नेतृत्व प्रदान किए और इस देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उस समय खड़ा करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा 1990 के दशक में श्रीनगर में, जम्मू, हमारे कश्मीर के श्रीनगर में, राजधानी में श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगे झंडे को जलाया जाता था। ये इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कश्मीर में 370 लागू करके अलग व्यवस्थाएं, अलग संविधान, अलग विधान की व्यवस्था करके जो राष्ट्रवाद को कहीं न कहीं से कमजोर करने का काम किया गया था। और 1990 के दशक में भी वहां पे तिरंगा को जलाया जाता था। ये हम सबके लिए अत्यंत दुर्भाग्य की बात थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलो कश्मीर का पूरा आंदोलन खड़ा किया और 10,000 लोगों के साथ जाकर के वहां तिरंगा को फहराया गया। जहां करोगे तिरंगे का अपमान, वहीं करेंगे तिरंगे का सम्मान, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नारा था। जहां करोगे तिरंगे का अपमान, वहीं करेंगे तिरंगे का सम्मान, ये नारा था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। और 1990 के दशक में, शुरुआती वर्षों में, शुरुआती समय में कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे झंडे को लहराने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया, जो इस देश के राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा यूपीए के टाइम में 2008-9 के आसपास के समय में
चिकन नेक के बारे में। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से जम्मू कश्मीर अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह से अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब राज्य हैं। ये राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक रूप से एक विविधता है, ज्योग्राफिकली दूसरे राष्ट्रों से इनकी सीमा लगी हुई है, इसलिए संवेदनशील है, सेंसिटिव एरिया है। और भारत देश को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से अगर कोई जोड़ता है तो चिकन नेक कॉरिडोर जोड़ता है। उसको ज्योग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में चिकन नेक बोला जाता है। जैसे मुर्गी का जो नेक होता है, गला होता है, पतला सा होता है, उसी तरह से एक पतली एक पट्टी है जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और जिसकी चौड़ाई 21 किलोमीटर से लेकर 24 किलोमीटर है। और यही चिकन नेक उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। और यह चिकन नेक है पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में। जब भारत की सरकार ने, उस समय की यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने कह दिया कि हमने फुल प्रूफ कर दिया, कहीं पर भी घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं, इस देश में घुसपैठ नहीं हो रही है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 50,000 की संख्या में वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे घुसपैठिए घुस रहे हैं और इस राष्ट्र की एकता अखंडता की दृष्टि से यह उचित नहीं हो रहा है। इस बात को मजबूती के साथ आगे किया गया। उसी के बाद भारत सरकार को अलग सुधारवादी कदम वहां पर उठाने पड़े थे। यह इस तरह के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिए हैं। 2017 में आप सब लोगों को पता है कि केरल में जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, उस तरह के लोगों को के प्रति हिंसा बहुत आम सी घटना होती रहती है। लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है, बलिदान होना पड़ता है, मारपीट, हिंसा, मृत्यु, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलो केरल का अभियान चलाया और 40,000 लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर पर वहां पे पहुंचे। और यहाँ के कार्यकर्ता अकेले नहीं हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। इस भावना को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2017 में केरल में जाकर स्थापित किया। 2010 की मैं बात करूं, 2010, 11, 12 में किस तरह से भारत देश में बड़े बड़े स्कैम घोटाले हो रहे थे, इसको आप सब लोग जानते हैं। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, इस तरह के कई घोटाले हो रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूथ अगेंस्ट करप्शन YAC का काम खड़ा किया और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं करने का काम किया। तो दोस्तों, इस तरह के अनेकों बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य है जिसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से किया। और हम कैंपस में छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगा रहता है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन उसको जो मूल सोच है उसको हमको समझना चाहिए और उस मूल सोच को समझते हुए इस राष्ट्र के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रासंगिकता और महत्ता को महसूस करते हुए मैंने आज सोचा कि आज 9 जुलाई के दिन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस के दिन, इन मूल बातों को हम देश के, प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के सामने रखें, इसलिए मैं यह लाइव वीडियो कर रहा हूं। इसके अलावा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रेरणा पुरुष हैं, जो हर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर कार्यक्रम के हर पोस्ट मातरम, वो विवेकानंद, ये सब नारे नंद हमारे देश में जय विवेकानंद आजकल यह नारा सब लोग लगाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद की बातें अब हमारे देश में बहुत होती हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों की, कुछ संगठनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में हमेशा बनी रही है। देश की ऐसी एक महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की रखें, इसलिए मैं लाइव वीडियो कर रहा हूं। इसके अलावा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रेरणा पुरुष, जो हर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर कार्यक्रम के हर पोस्टर में दिखाई देते हैं, वो विवेकानंद जी हैं। नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, यह नारा भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर कार्यक्रम में गूंजता है। तो ऐसे विवेकानंद जी जो बचपन से भी मेरे हमेशा प्रेरणा पुरुष रहे हैं और मैं बहुत सारे लाइव उनके मूर्ति को पीछे बैकग्राउंड में रखकर ही करता हूं। मेरे बहुत बड़े प्रेरणा पुरुष विवेकानंद जी रहे हैं। उन्होंने, विवेकानंद जी ने इस राष्ट्र को एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, इस राष्ट्र में प्राइड की भावना को, गर्व की भावना को जगाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन काम किया। दोस्तों, आप सब
हम इन बातों को, इन मूल बातों को हम देश के, प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के सामने रखें, इसलिए मैं यह लाइव वीडियो कर रहा हूं। इसके अलावा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रेरणा पुरुष हैं, जो हर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर कार्यक्रम के हर पोस्टर में दिखाई देते हैं, वो विवेकानंद जी हैं। नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, यह नारा भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर कार्यक्रम में गूंजता है। तो ऐसे विवेकानंद जी जो बचपन से भी मेरे हमेशा प्रेरणा पुरुष रहे हैं, और मैं बहुत सारे लाइव उनके मूर्ति को पीछे बैकग्राउंड में रखकर ही करता हूं। मेरे बहुत बड़े प्रेरणा पुरुष विवेकानंद जी रहे हैं। उन्होंने, विवेकानंद जी ने इस राष्ट्र को एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, इस राष्ट्र में प्राइड की भावना को, गर्व की भावना को जगाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन का, हम इन बातों को, इन मूल बातों को हम देश के प्रदेश वर्ष का 1800 में उनका जन्म, 1863 में उनका जन्म हुआ था, 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। केवल 39 वर्ष का उनका पूरा जीवन रहा। आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से उन्होंने 1893 के शिकागो सम्मेलन में जाकर के पश्चिम की धरती में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में जाकर के उन्होंने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से जिस तरह शुरुआत की, भारतीय संस्कृति का झंडा जिस तरह से उन्होंने गाड़ा था, उससे भारत के जो राष्ट्रीय भावना है, हमारी सांस्कृतिक भावना है, हिंदुत्व को उन्होंने जिस तरह से व्याख्यायित किया था। हिंदुत्व एक पंथ का नाम नहीं है, एक संकीर्ण सोच का नाम नहीं है, हिंदुत्व एक संस्कृति का नाम है, जो भारतीय संस्कृति है। और ऐसी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, जो एक ईश्वर के पाने के अनेक रास्ते मानती है, उसे एक महासागर की तरह देखती है, और जो पंथ हैं, जो सोच हैं, जो पाने के रास्ते, उनको नदियों की तरह देखती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। इस तरह के जो महान विचार हैं भारत के, जो पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैंने पहले कहा इस चर्चा में मैंने पहले ही कहा कि पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, लेकिन कभी भारत ने कहीं आक्रमण करने का, किसी को डोमिनेट करने का काम नहीं किया। ये 50 साल 100 साल के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या चाइना अगर आगे बढ़ जाते हैं, पावर बन जाते हैं, तो ये जाकर के कहीं आक्रमण करने लग जाते हैं, कहीं कब्जा करने लग जाते हैं, तानाशाही पे आ जाते हैं, अधिनायकवाद पे आ जाते हैं। लेकिन भारत तो 1500 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा, लेकिन कभी भारत ने किसी को दबाने का काम नहीं किया, कहीं पे जाकर धर्म परिवर्तन कराने का काम नहीं किया, सब कुछ क्षमताओं के होने के बावजूद। इसलिए ये जो भारतीय सोच है, ये जो हिंदुत्व की जो बृहद सोच है, ये जो महान भारतीय परंपरा है, इस सोच के 21वीं सदी में सबसे बड़ी अगर ताकत बनती है, तो न केवल भारत के लिए अच्छा होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। ये विवेकानंद जी की सोच में हमको दिखाई देती है। इस दुनिया को लीड करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सोच अगर कोई है, तो भारत की ही सोच है। हमारी सांस्कृतिक जो सोच है, वही इस दुनिया को सबसे अच्छे तरीके से लीड कर सकती है। इसलिए आज विवेकानंद जी का जीवन जो केवल 39 वर्षों का रहा, लेकिन आज भी हम सब युवा उनको अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके जीवन से हम प्रेरणा लें कि जीवन जरूरी नहीं कि लंबा हो सकता है जीवन छोटा हो, जरूरी है कि उस जीवन में गहराई हो। हम ऐसा काम करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, आगे हम अच्छे तरह से हमारे देश को, समाज को, हमारे भारत को, हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके। इस सोच के साथ हमारा जीवन होना चाहिए। यह प्रेरणा मिलती है केवल 39 वर्ष का जीवन जीने वाले विवेकानंद जी से, और वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सबसे बड़े प्रेरणा पुरुष रहे हैं। उनको भी मैं नमन करते हुए, उनके जीवन के सीखों के आधार पर हमारे जीवन में राष्ट्र और समाज के लिए समर्पण की भावना फैलाने के लिए काम करने की प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयासों को, उनके कार्यों को नमन करता हूं, और यह नमन करते हुए फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस की सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।